Hello everyone, welcome to my channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know कि हमने इस चैनल पर हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो आज हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो जिसके अंदर हम आज हिस्ट्री बिल्कुल बेस से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट। तो प्राग ऐतिहासिक काल, ओके यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने भौगोलिक कारक यानी कि भौगोलिक ढांचा हमने देखा था। आई होप आपने समझ लिया होगा अच्छे से। वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, क्योंकि इसमें भी हमें मैप से ही इसको समझना है, इस पूरे चैप्टर को। तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक सामग्रियां ही उपलब्ध होती है। जिस अध्ययन के लिए, जिस काल के अध्ययन के लिए हमारे पास में केवल पुरातात्विक सामग्रियां ही उपलब्ध हो ना, उसे ही हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब पुरातात्विक सामग्रियां, ये मत कहना कि ये क्या होती है। पुरातात्विक सामग्रियां वो होती है जिसमें अभिलेख, ठीक है, प्रस्तर, स्तंभ, मूर्तियाँ, सिक्के, मोहरें आदि चीज़ें आ जाती है। ठीक है, जिसमें लिखित चीज़ें बहुत कम होती है, जिनमें छेड़छाड़ करने की गुंजाइश बहुत कम होती है, उन्हें बोलते हैं हम पुरातात्विक सामग्रियाँ। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के अध्ययन में पुरातात्विक सामग्रियों की भूमिका होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में आदिमानव के अनेक अवशेष मिलते हैं। बहुत सारे अवशेष मिल रहे हैं इंडिया में आदि मानव से रिलेटेड। ठीक है, ये अवशेष मुख्य सचिव स्तर पर उपकरणों के रूप में मिलते हैं। ठीक है, ये जो अवशेष हैं हमें मुख्य रूप से किस में मिल रहे हैं, उपकरणों के रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, जो उन्होंने चीज़ें यूज़ की है ना, उनके रूप में मिल रहे हैं, आदि मानवों ने जो चीज़ें यूज़ की है। जबकि कई अन्य ऐतिहासिक स्थानों पर ताम्र उपकरण भी मिले हैं। देखिए, हमें प्रस्तर के मिले हैं उपकरण, बहुत ज़्यादा पत्थर के उपकरण मिले हैं, लेकिन कोई कोई ऐतिहासिक जगह ऐसी भी है जहाँ से हमें तांबे के उपकरण भी मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल से और आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन जब हमें करना है तो हमारे पास में पुरातात्विक सामग्रियाँ हैं। ठीक है, इन सामग्रियों में बहुत ज़्यादा प्रस्तर के उपकरण मिले हैं, पत्थर के उपकरण मिले हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐतिहासिक जगह ऐसी है जहाँ पर हमें तांबे के उपकरण भी मिले हैं। इसके अलावा कुछ चिटपुट हड्डी के उपकरण भी मिले हैं, थोड़े बहुत हड्डी से बने हुए जो उपकरण होते हैं, जैसे कोई कुठार हो गया, ठीक है ना, या फिर कोई औजार हो गया हड्डी से बना हुआ, वो उपकरण भी हमें मिलते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक स्थानों की तुलना दुनिया के और भागों से मिले हुए जहाँ पर उपकरण मिले हैं, जैसे मान लीजिए यूरोप के किसी क्षेत्र में हमें आदि मानव के अवशेष मिले हैं, उनके द्वारा यूज़ किए हुए जो उपकरण है उनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, मान लीजिए अफ्रीका में हमें बहुत सारे मिले हैं, उनकी तुलना में इंडिया के अंदर बहुत सारे उपकरणों की सीमाएं हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों की सीमाएं हैं, कमियां हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में गहराई में जाकर खुदाई नहीं हुई है। जहाँ पर ऐतिहासिक स्थानों पर हमें उपकरण मिले हैं ना, वहाँ पर गहराई में जाकर खुदाई नहीं हुई है। अगर गहराई में जाकर खुदाई नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि और कौन से उपकरण है। हो सकता है कि वो नीचे ही दबे रह गए हों। ठीक है, यूरोप की तुलना में भारत की जलवायु बिल्कुल अलग है। अब आज भी देख लो यूरोप में कितनी ठंड है, और हमारे यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती है पूरा साल। यूरोप की तुलना में भारत की जलवायु जो है वो बिल्कुल अलग थी। इसीलिए यूरोप में जहाँ हड्डी के उपकरण बड़ी मात्रा में मिलते हैं, वहीं भारत में अर्धशुष्क जलवायु। देखिए, मैंने आपको कल ही कहा था कि जो अपने भूगोल जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि हिस्ट्री में चल क्या रहा है। ठीक है ना, तो वही बात आ गई ना, ये वाली भूगोल वाली बात, कि यूरोप की तुलना में भारत की जो जलवायु है वो बहुत अलग है। ठीक है, यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु है। ठीक है, अर्धशुष्क जलवायु होने के कारण हमारे यहाँ पे गर्मी है। गर्मी की वजह से जो बहुत सारे जो मिट्टी होते हैं वो उपकरण जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर शरित हो जाते हैं। ठीक है ना, घुल जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, किसकी वजह से, गर्मी की वजह से। देखिए, कोई भी, अब मान लीजिए कोई भी अवशेष है, अब देख लीजिए किसी की डेड बॉडी है, गर्मी में रख देंगे तो वो सड़ने लग जाएगी, बिल्कुल गल जाएगी। वो लास्ट में क्या होगी, उसको कीड़े ही खाने लग जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ठंड में ऐसा नहीं होता। बर्फ़ में रख देते हैं किसी की डेड बॉडी को तो वो कितने टाइम तक पड़ी रहती है ना, उसको कुछ नहीं होता। तो वही बात है कि जो भारत की अर्धशुष्क जलवायु के कारण यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उपकरण जो है वो क्या हो गए, मिट्टी में ही खत्म हो गए। आदि मानव के अध्ययन में मानव जीवन के अवशेष बहुत कम मिलते हैं।
देखिए, अगर हमें आदि मानव से संबंधित अगर अपने को अध्ययन करना है, तो मानव जीवन के जो अवशेष है, जो मानव से संबंधित अवशेष है कि यहाँ पर लोगों ने घर बनाए, ठीक है, यहाँ पर लोगों ने निवास किया, यहाँ पर आकर खेती बाड़ी की, उसके अवशेष बहुत कम है हमारे पास में। लेकिन हमारे पास में पशुओं के जीवाश्म और उपकरण बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, ठीक है, काफ़ी प्राप्त हो गए हैं। मानव जीवन के अवशेष बहुत कम मिले हैं, लेकिन पशु जीवाश्म और उपकरण ये जरूर प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के लिए हमारे पास में, अगर हम कह रहे हैं कि आज हमें प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास में पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेज है। तो हमारे पास में शवाधान, शवाधान आपको पता होगा क्या होता है, जहाँ पर किसी शव को, ठीक है, दफना दिया जाता है, उसको बोलते हैं शवाधान, ठीक है। दफनाने की प्रक्रिया, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं शवाधान। वनस्पति अवशेष, ठीक है, वनस्पतियों के अवशेष, मानव और पशु की अस्थि अवशेष, संरचनात्मक अवशेष और शैल चित्र। संरचनात्मक अवशेष जो उनके द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, जो चीज़ें उनके द्वारा बनाई गई थी उनके अवशेष। शैल चित्र, शैल होते हैं गुफाओं के ऊपर, ठीक है, चट्टानों के ऊपर जो चित्र बनाए हुए हैं वो भी शामिल है, ठीक है। शवाधान, वनस्पति अवशेष, मानव और पशु की अस्थि अवशेष, संरचनात्मक अवशेष, शैल चित्र शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर क्या है, प्रस्तर के उपकरण। जो पत्थर के जो उपकरण है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के लिए। इसके माध्यम से हमें मानव अतीत का सबसे लंबा इतिहास पता लग जाता है। कितना लंबा, लाखों साल से पूर्व, लाखों साल से पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक का, ठीक है, इतना लंबा इतिहास हमें पता लग जाता है। अब मानव विकास के कई चरण हुए हैं, ठीक है। मानव विकास का अध्ययन त्रियुग पद्धति के आधार पर लिया जाता है। 3 युगों के आधार पर मानव का विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पद्धति का अध्ययन किया जाता है। तो कौन कौन सा युग है ये, प्रस्तर युग, ताम्र पाषाण काल और लोह युग। 3 युगों की बात हो रही है। 3 युगों के आधार पर मानव विकास को हम पढ़ते हैं। प्रस्तर युग, पत्थर वाला युग, ताम्र पाषाण काल, ताम्र यानी तांबे वाला युग, और लोह तो आप समझ ही गए, लोह युग यानी जिसमें लोहे का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया हो या यूज़ किया, हाँ, उपयोग किया गया हो। तो प्रस्तर युग कौन सा होता है, इस काल में मानव ने केवल पत्थर के उपकरण और कुछ हद तक लकड़ी और हड्डी के उपकरणों की भी यूज़ किया है, ठीक है ना, हड्डी के उपकरणों को भी यूज़ किया है। प्रस्तर युग में क्या हुआ है कि इस काल में मानव ने केवल पत्थर के उपकरण, लकड़ी के और हड्डी के उपकरणों का प्रयोग किया है। ताम्रपाषाण काल कौन सा होता है, इस काल में मानव ने तांबे और कांसे, इन दोनों का तो यूज़ किया ही है, लेकिन पहले वाले को छोड़ा नहीं, यानी पत्थर के उपकरणों का भी यूज़ किया है, ठीक है, सभी का प्रयोग किया है। ताम्रपाषाण काल में तांबे के साथ साथ में कांसे का और पत्थर का प्रयोग किया है। लोह युग में भारतीय उपमहाद्वीप में लोह युग कब से स्टार्ट हो रहा है, लोह युग कब से स्टार्ट हो रहा है, 1100 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस पर अभी शोध भी चल रहा है, ठीक है, हो सकता है कि ये टाइम पीरियड पीछे चला जाए। भारतीय महाद्वीप में लोह युग कब से माना जाता है, स्टार्टिंग 1100 से लेकर ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो मानव विकास के 3 युग है, प्रस्तर युग, ताम्रपाषाण काल और लोह युग। प्रस्तर युग के अंदर पत्थर के उपकरणों के साथ साथ में लकड़ी और हड्डी के उपकरण बनते थे। ताम्रपाषाण काल के अंदर तांबे से तो रिलेटेड उपकरण बनते थे, लेकिन कांसे के भी उपकरण बनते थे, और पत्थर के उपकरण जो पहले काल से चलते आ रहे हैं उसका भी यूज हो रहा था। फिर आता है तीसरा युग, लोह युग। भारतीय उपमहाद्वीप में लोह युग का आरंभ 1100 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। फिर बात आती है प्रस्तर युग के बारे में। अब हम स्टार्ट करें, फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रस्तर युग है। तो एक विद्वान है, जॉन लुबाक नाम के विद्वान है, इन्होंने प्रस्तर युग को भी बांट दिया। वैसे तो युग बटे हुए थे, ठीक है, 3 युग बटे हुए थे, प्रस्तर युग, ताम्र युग और लोह युग। इन्होंने प्रस्तर युग को भी 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, पुरा पाषाण में बांट दिया और नवपाषाण में बांट दिया, ठीक है। उसके बाद में पुरा पाषाण और नवपाषाण, देखिए कोई भी एक पीरियड ले लिया इन्होंने, कोई भी एक काल ले लिया, पुरा पाषाण ले लिया, ठीक है। कुछ काम तो पुरा पाषाण काल में हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे पत्थर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बन रही थी, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर थे, इसमें बड़े बड़े पत्थर थे। फिर नवपाषाण काल में थोड़ा थोड़ा कृषि भी स्टार्ट हुई थी। नवपाषाण काल में थोड़ी थोड़ी कृषि का
भी आरंभ हो गया था। तो अब सीधा पत्थर से सीधा कृषि नहीं, बीच के अंदर कोई ना कोई तो ऐसी ना डेवलपमेंट हुई होगी ना, थोड़ी थोड़ी पत्थर के थोड़े बड़े पत्थरों से थोड़े छोटे पत्थर बने होंगे, है ना। तो उस बीच वाले काल को हम बोलते हैं मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जॉन लुबाक नाम के विद्वान थे जिन्होंने प्रस्तर युग को 2 भागों में बांट दिया था, पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद में पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का एक टाइम पीरियड निकाला गया। ऐसा नहीं है कि पत्थर से सीधा कृषि पे पहुंच गए, नहीं, बीच के अंदर कोई ना कोई टेक्निकल तो डेवलपमेंट हुआ ही होगा ना, उसी को हमने बीच में ऐड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। एडवर्ड लॉटेड नामक विद्वान ने जो प्राणी समूह की उपस्थिति तकनीकी परिवर्तन के आधार पर पूरा पाषाण को 3 उपचरणों में विभाजित कर दिया। जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही देखिए, पूरा पाषाण काल को इन्होंने तो प्रस्तर युग को 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में। ठीक है, फिर बीच में हमने एक मध्य पाषाण काल एज स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने एडवर्ड लॉटेड जो थे, उन्होंने इस काल को उठाया, पूरा पाषाण काल को उठाया। उन्होंने बोला इसको भी डिवाइड कर दो, इस काल को भी, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। प्रस्तर युग जो है, देखिए प्रस्तर युग ये 3 भागों में डिवाइडेड है, पुरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण, फिर आ गया हमारे पास मध्य पाषाण और फिर निम्न पुरा पाषाण। ठीक, निम्न पाषाण, सॉरी, ठीक है, निम्न पाषाण काल, 3 काल हो गए। अब इन्होंने एडवर्ड लॉटेट आए, उन्होंने पूरा पाषाण को उठाया और कहा कि इसे भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल में इन्होंने डिवाइड किया, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। तो इनको क्यों डिवाइड किया, ये हम आगे समझते हैं कि निम्न पुरा पाषाण काल जो है वो मानव के विकास की आरंभिक अवस्था को दर्शाता है। जो निम्न पुरा पाषाण काल है, ये मानव का जो विकास स्टार्ट हुआ जहाँ से, उस दशा को दर्शाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जो पूरा पाषाण काल है, निम्न पुरा पाषाण काल है, वो प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। ये युग आपको याद होगा, ये वही युग है जिसमें हिमालय के 4 चरणों का जो अंतिम चरण था ना, वो कंप्लीट हुआ था। हिमालय के 4 चरणों में जो अंतिम चरण जो था वो प्लेस्टोसीन युग में कंप्लीट हुआ था। तो ये प्लेस्टोसीन वही युग है और इस युग में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो निम्न पुरा पाषाण काल में मानव विकास के आरंभिक अवस्था को ये दर्शाता है ये काल। ठीक है, और ये प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। ये जो काल है, ये लगभग लाखों वर्ष पूर्व से स्टार्ट होकर 70,000 ईसा पूर्व से, या देखो लाखों वर्ष से शुरू हुआ, कहाँ तक चला ये, 70,000 ईसा पूर्व तक, या फिर 90,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। ठीक है, उपकरण के रूप में यहाँ पे जो पत्थर यूज हो रहे थे वो पत्थर थे क्वार्टजाइट पत्थर। कौन सा पत्थर यूज हो रहा था, क्वार्टजाइट पत्थर। और ये पत्थर यूज करते थे ना, तब ये बहुत बड़े बड़े साइज के थे, काफ़ी बड़े बड़े साइज के पत्थर थे। और ये मान लीजिए ये मानव है, ठीक है, और इसने यूं उठा रखा है इसको, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर है ये। इस पत्थर का यूज करना और इसके अंदर इस मानव की बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता लगती थी। ठीक है ना, ओके। और ये कौन से पत्थर थे, क्वार्टजाइट के पत्थर थे। अब ये देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मानव अभी अस्तित्व में आया, आते ही मानव को भूख लगी और मानव ने चल दिया भाई चलो पत्थर उठाओ, छोटे काटो, इसको तोड़ो, नहीं, अभी इतना इसका दिमाग विकसित नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में इसने बड़े पत्थरों का यूज़ किया। ठीक है, और ये पत्थर कौन से थे, क्वार्टजाइट के पत्थर थे। ओके, उसके बाद में इन पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को कैसे यूज़ करता था, ये हस्तकुठार के रूप में यूज़ करता था, खंडक के रूप में यूज़ करता था, विदारणी के रूप में यूज़ करता था। ठीक है, अगर हम क्षेत्रीय विविधता पर दृष्टिपात करते हैं, अगर हम किसी क्षेत्र विशिष्ट को देखते हैं, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों का विकास होता है, जिसको हम बोलते हैं चोपर चॉपिंग संस्कृति। चोपर चॉपिंग संस्कृति कौन सी होती है, देखिए मान लीजिए ये एक जानवर है, ठीक है, ये एक जानवर है, हंस रहा है हंस रहा है, देखिए अब इसको काटेंगे हम कैसे। तो यहाँ पे इन्होंने बड़ा पत्थर लिया और सीधा इसके बीच में इसको फंसा दिया और इसको इधर से काट दिया और इधर से फाड़ कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया, चॉप कर दिया। इसको बोलते हैं चोपर चॉपिंग संस्कृति। सीधा एक पत्थर आया, बीच में इसके
क्या बोलते हैं उसको, खोप दिया, बीच में इसके खोप दिया और एक इधर से फाड़ निकाल दिया और एक इधर से फाड़ निकाल दिया, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं चॉप करना। तो ये थी हमारी चॉपर चॉपिंग संस्कृति। ये संस्कृति हमें मिलती है, ये कहाँ कहाँ पे मिलती है हमें, ये भारत के मद्रास में, ठीक है ना, इसके आसपास हमें मिलती है। दक्षिण भारत में मद्रास के आसपास हमें ये संस्कृति मिलती है, चॉपर चॉपिंग संस्कृति, याद रहेगा आई होप। निम्न पुरापाषाण काल के स्थल जो थे वो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से मिलते हैं, किंतु ये क्षेत्र गंगा दोआब, केरल, पूर्वी भारत के घने जंगल में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थल है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, क्वार्टजाइट के पत्थर, ठीक है, ये पत्थर कहाँ कहाँ पे मिले, पूरे भारत देश में मिले, लेकिन ये हमें कहाँ नहीं मिले, ये हमें कहाँ नहीं मिलते, वेट, ये हमें मिलते नहीं है गंगा दोआब, केरल, पूर्वी भारत के घने जंगलों में नहीं मिलते, ठीक है ना। गंगा दोआब, केरल और पूर्वी भारत के, इधर पूर्वी भारत के घने जंगलों में नहीं मिलते, लेकिन एक गंगा यमुना पे यहाँ पे एक अपवाद है, जो अपने उत्तर प्रदेश वाली साइड है ना, वहाँ पे कालपी नाम की एक जगह है, वहाँ पर हमें ये जो क्वार्टजाइट के पत्थर है वो हमें मिलते हैं कालपी नाम की जगह पर, ठीक है। ये आगे हम करेंगे मैप पर, ये आप याद रखना, कालपी एक जगह है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। आई होप ये निम्न पुरापाषाण काल आपको समझ हो गया, आ गया होगा कि ये जो काल है निम्न पुरापाषाण काल, ये हमारे मानव विकास का आरंभिक काल है, ठीक है। ये प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है, यहाँ पर क्वार्टजाइट के बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग होता था, ठीक है, और यहाँ पर चोपर चोपिंग संस्कृति की भी संस्कृति को भी हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा मध्य पुरापाषाण काल। तो ये जो पुरापाषाण काल है ये हमारा 70 है, 70,000 ईसा पूर्व हमने खत्म किया था ना, 70,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व में तकनीकी परिवर्तन के आधार पर एक नए चरण की शुरुआत होती है, जिसे हम मध्य पुरापाषाण कहते हैं। 70,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच में तकनीकी आधार पर, तकनीकी, पहले तो बड़े बड़े पत्थर यूज हो रहे हैं ना, ये बड़ा पत्थर आप याद रखना एक बार, ये बड़े बड़े पत्थर यूज हो रहे हैं, फिर अब देखना इसको कैसे हम चेंज करेंगे बाद में, तकनीकी इसके अंदर कैसे चेंज आएगा। काल में उपकरणों की तुलना में इस काल में प्रस्तर जो बड़े उपकरण थे उनकी तुलना में जो शल्क उपकरण थे, ठीक है, शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ने लगी, और ये जो क्रोड़ उपकरण भी प्रचलन में बड़े बने रहे, क्रोड़ उपकरण, बड़े बड़े उपकरण, ठीक है, जो खरदरे होते थे, साइड से खरदरे होते थे, ये क्या हुए, ये तो प्रचलन में बने रहे, लेकिन शल्क उपकरणों की प्रधानता बनने लगी। अब ये शल्क उपकरण कौन से होते हैं, ये बड़ा पत्थर है, इस पर एक दे मारा, लो भाई एक पत्थर दे मारा, ये टूट गया ना यहाँ से, अब ये इसका एक पार्ट इधर कर देते हैं, देखना ये वाला, इधर से एक खरदरा और इधर से एक खरदरा, ये हमारे क्या हुए, शल्क हुए, ओके, ये हमारे शल्क हो गए। अब देखिए स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि इंसान को पता चला कि उसका इतना दिमाग काम करने लग गया कि वो आते ही इतना बड़ा पत्थर तोड़ेगा और फिर उसको छोटा बनाएगा, फिर उसको क्या करेगा, यहाँ से तीखा करेगा, नहीं, इतना दिमाग काम नहीं करेगा, अभी दिमाग धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हम भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो होते हैं, फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता है, इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होता है ना, वही बात आदि मानव के साथ में थी। प्लीज़ उसके ऊपर ऐसा अत्याचार मत करो कि आप सीधा ही डायरेक्ट सोचो कि भाई आते ही उसने हथौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए, नहीं नहीं, ये तो जस्टिफाई नहीं है ना बिल्कुल भी। तो देखिए समझिए इस बात को, स्टार्टिंग में मध्य पुरापाषाण तक हम पहुंच गए, निम्न पुरापाषाण काल के अंदर तो बड़े बड़े पत्थर थे, निम्न नहीं थे, बड़े थे। अब आगे शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ने लगी मध्य पुरापाषाण काल में, ठीक है, ये जो शल्क उपकरण थे ये बड़े पत्थर से काट कर, ठीक है ना, खरदरे होते थे ये साइड से, ठीक है। और ये अब क्वार्टजाइट की जगह पे ना, ये कौन सा पत्थर, ये जो क्वार्टजाइट पत्थर था ना भाई, ये टूटने में थोड़ा मुश्किल था, ठीक है, तो इन्होंने कौन सा पत्थर तोड़ा, इन्होंने जो तोड़ा जेप्सर और चर्ट नाम का पत्थर, जेप्सर और चर्ट नाम का पत्थर था, उसे तोड़ा, क्योंकि वो पत्थर तोड़ने में थोड़ा आसान था, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में निवासा नामक इस काल का हमें जगह मिलती है, इस काल की जगह हमें कहाँ मिलती है, निवासा नामक स्थान पर, प्रायद्वीपीय भारत में निवासा नामक एक जगह है, वहाँ पर हमें मध्य पुरापाषाण से रिलेटेड जगह मिलती है। तो निम्न पुरापाषाण का कहाँ मिल रहा था, पूरे भारत में है,
लेकिन कहाँ कहाँ पे नहीं था पूरा पाषाण? गंगा दोआब क्षेत्र के अंदर, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर और पूर्वी के जंगलों में, ठीक है। लेकिन गंगा जो दोआब है, यमुना दोआब है, वहाँ पर काल्पनिक जगह है जहाँ पे हमें निम्न पुरा पाषाण से संबंधित जगह मिली है। और मध्य पुरा पाषाण की जगह हमें कहाँ मिली है? ये मिली है हमें निवासा में, प्रायद्वीपीय भारत में। ओके, तो जब हम ये पढ़ेंगे ना निवासा, तब ये पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। अब आया उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो 3 पुरा पाषाण काल थे ना, ये देखिए, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, ठीक है। पुरा पाषाण कवर कर रहे हैं ना। 35,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व में कुछ पुरा पाषाण काल का आरंभ हुआ। इस काल में तकनीकी विकास को और अधिक प्रोत्साहन मिला। देखिए, इसमें तकनीकी विकास और हो गया। हमारे पास शल्क थे, अभी इसको शल्क को याद रखना भाई, शल्क थे। अब इसकी जगह पे क्या आ गए? फल्क आ गए। शल्क की जगह पे क्या आ गए? फल्क। फल्क को ब्लेड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ब्लेड। अब आप ये दिमाग में ला लो भाई, ब्लेड कैसा होता है। ब्लेड ऐसा होता है ना, यूं ऐसा होता है, और इसके बीच में ये खरदरा होता है, और साइड से ये तीखा होता है ना, ये साइड से तीखा होता है, तो वही, हाँ जी, ऐसा ही होता है ब्लेड, बिल्कुल कॉपी बन गया। तो ब्लेड, अब ब्लेड जैसे पत्थर बनने लगे थे। ब्लेड से क्या करते थे? ये छोटे छोटे फल काटेंगे। अब ब्लेड का क्या यूज़ करेंगे मैडम? नाखून काटेंगे? नहीं भाई, नाखून नहीं काटेंगे, छोटे छोटे फलों को काटेंगे, ठीक है ना। छोटे फलों को काटने के लिए ब्लेड का यूज़ होता है। ओके, तो अब शल्क की जगह पे क्या यूज़ होने लगे? फल्क यूज़ होने लगे, ठीक है। अब ऐसे ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, ऐसे ये, अब देखो एक बड़ा पत्थर था, पहले एक बड़ा पत्थर था, इसको काटा है इन्होंने, मान लो ये बन गया। अब इसको भी काटा, अब ये बीच वाला ये बन गया ना, ये वाला, ठीक है ना। अब इसको इन्होंने देखा कि भाई ये छोटा बन गया, अब इससे और छोटा बनाएंगे। इससे छोटा बना के इन्होंने इस प्रकार बनाया, फिर कुछ ऐसे बनाया, फिर इसके अंदर एक डंडी लगा दी जिससे तीर बन गया। अब इस तीर से क्या करने लगे? ये भी उड़ते हुए पक्षियों का निशाना लगाने लगे थे। अब ये देख लो। ओके, अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से उपकरण बने हमारे पास में? फल्क उपकरण बन गए। और इन उपकरणों का हमने कैसे यूज़ किया? इन उपकरणों का हमने तक्षिणी और खुरचनी के रूप में हमने इसका यूज़ किया। आदि मानवों ने हड्डी के भी और लकड़ी के उपकरण भी बनते रहे। अभी मैंने बताया ना, ये हमारा ऐसे करके तीर बना था ना, यूं करके छोटा सा। ज्यामिति का ज्ञान होने लग गया था भाई इनको, ज्यामिति का, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने एक हड्डी फंसा दी भाई, ये लो, और इसको बांध दिया हड्डी को यहाँ से। चलो भाई, बन गया ना एक तीर। ओके, तो अब देखिए, अब हमने कंप्लीट कर लिया ये निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। अब देखिए ये उस टाइम का समाज कैसा था, सोसाइटी। अब सोसाइटी तो देखनी पड़ेगी अपने को, है ना, हर जगह पे देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सीधा ही कि मानव ने एक नहीं स्टार्ट किया काम, एक ने स्टार्ट नहीं किया, बहुत सारे मानव थे भाई, ठीक है। तो वो समाज तो बनी गई। तो उस टाइम का समाज कैसा था? क्या लोग इकट्ठे रहते थे? अलग अलग घर बना लिए थे आते ही, हैं, अलग अलग इन्होंने अपार्टमेंट बनाने शुरू कर दिए थे? नहीं। तो ये जो उस टाइम का जो काल था, काल का जो टाइम था, उस टाइम लोग कैसे रहते थे? आदि मानव बैंड सोसाइटी में रहते थे। बैंड सोसाइटी आपने देखा होगा ना, कोई शादी में जाते हुए जब बैंड देखा होगा आपने, इकट्ठे ही जाते हैं, 10-20 लोग होते हैं इकट्ठे ही, एक प्रकार की ड्रेस पहनाई बजाय होती है उनके पास में बजाने के लिए, है ना। तो वही बैंड सोसाइटी, ये लोग इकट्ठे रहते थे। मानव में सामूहिकीकरण की आरंभिक व्यवस्था है बैंड उपकरण, सॉरी सोसाइटी। इसमें 20 से 40 लोग होते थे, ठीक है। अब वहाँ का जो समाज था, इस काल के अंदर जो मानव थे, अब वो बिजनेस नहीं करते थे, भी बैंड वूड नहीं बजाने जाते थे, वो शिकार करते थे, इकट्ठे होके जाते थे, शिकार करते थे। और क्या करते थे? खाना इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे। पहले तो शिकार करने जाएंगे और खाना इकट्ठा करेंगे। किंतु नवीन शोध से इस बात का पता चलता है कि आरंभ में मानव का जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, वो शिकार की अपेक्षा जंगली उत्पादों का संग्रह करता था। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शुरुआत में हम कह रहे हैं कि मानव शिकार करता था, लेकिन अब हम शोध से ये पता कर लेंगे, पता कर लिया गया है कि शिकार से ज़्यादा ये जंगली उत्पादों का संग्रह करते हैं। जंगली उत्पाद जैसे कंद मूल, फूल, पत्ते, ठीक है ना, फल, सब्जियाँ, जड़ें, इन सब चीज़ों का ये क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। क्योंकि अब देखिए क्यों करते थे? क्योंकि ये जो शिकार है ये ज़्यादा लंबे टाइम पर नहीं, लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा, लेकिन ये जो अपने जंगली उत्पाद होते थे ये लंबे टाइम तक काम आ जाते थे। आगे ना समझ में, शिकार सड़ जाएगा, ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा।
है ना। तो हर टाइम ऐसा थोड़ी ना है कि आज हम बीमार होते हैं तो क्या भाई वो बीमार नहीं हो सकते, उनकी भी सेहत होगी कोई, तो हो सकता है उनके अंदर भी थकान होती होगी, तो वो एक टाइम ना जा सकते हो शिकार पे के लिए, इसीलिए वो खाने का संग्रह कर लेते थे। ठीक है, तो उस प्रकार का ये समाज था। तो अब देखो कि अब हमें ये पता कैसे चलता है, वहाँ पर जो हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ये नाम सबने सुना होगा, ये बहुत प्रचलित नाम है भीमबेटका की गुफाएं। इसके अंदर जो आरंभिक चित्र हैं वहाँ से हमें मानव की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। इस काल के अंदर मानव शिकार और संग्रह के लिए एक पल मतलब एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना निवास बदलते रहते थे, इसीलिए परिवार का जो आकार था वो बिल्कुल छोटा था और जनसंख्या सीमित थी। अब देखो वो एक जगह पर तो रह नहीं सकते थे, ठीक है ना, कोई फिक्स जगह थी नहीं उनकी रहने के लिए, पर वो नदियों के पास में ताकि और पहाड़ों पर रहते ताकि उनको क्या मिलते रहे, पत्थर मिलते रहे, ठीक है ना। पत्थरों के लिए, अच्छे पत्थरों के लिए वो पहाड़ों के पास में और नदियों के पास में रहते थे। तो अब अपने मैप पे देखेंगे ना, तो आप ये देखना कि बहुत सारी ऐसी जगह होगी जो नदियों के पास में ही होगी। तो जिस काल में ठीक है, समाज में समानता की भावना प्रबल थी, वहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन मुख्य तंत्र जैसी कोई पद्धति का विकास नहीं हुआ था, कोई ऐसे मुखिया नहीं था वहाँ पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते थे, है ना। कुछ ऐसे होते थे जब शिकार करने जाते थे तो भाई एक जना जो था वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो आगे चलता था, लेकिन जैसे ही शिकार हो गया वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। मुख्य तंत्र, कोई मुखिया नहीं था, कोई विकसित अभी नहीं हुआ था। तो अब देख लेते हैं संस्कृति कैसी थी। धर्म के प्रति भी लोगों का रुझान देखा जा सकता है। अब हमारे जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी में लोहन दानाला स्थान में देवी की एक मूर्ति मिली है हमें, ठीक है। ये पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम। महाराष्ट्र में पटना नामक स्थान से शतरमुर्ग का अंडा मिला है, जिसके ऊपर रेखा चित्र बने हुए हैं, डिजाइन बना दिए होंगे मुर्गे के चित्र उस पर, सॉरी शतरमुर्ग के अंडे पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की आरंभिक गुफा है उससे भी हमें उच्च पाषाण काल ये वो संबंधित है, और उससे भी हमें क्या उनके धार्मिक जो मानसिकता थी उसके बारे में हमें पता चलता है। तो अब हम मैप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि पूरा पाषाण कालीन से संबंधित कौन कौन सी जगह जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो पंजाब में हमारी सोहन घाटी है, ठीक है, पंजाब में। अब ये पंजाब हमारा कौन सा, इंडिया वाला पंजाब नहीं है भाई, ये हमारा सॉरी ये पाकिस्तान का पंजाब है, यहाँ पर है, ठीक है ना, ये यहाँ पर है सोहन घाटी, ठीक है ना, इस जगह पर। द फर्स्ट पॉइंट, पंजाब यहाँ पर सोहन घाटी में है, ठीक है ना। सोहन घाटी जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को क्या मिला है, निम्न पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं, निम्न पुरापाषाणकालीन जो शुरुआती औजार थे ना, बड़े बड़े औजार मिले हैं सोहन घाट। अब देख लो भाई, सोहन जो है वो पंजाब का बाहुबली है और वो बड़े बड़े पत्थर उठाता है, यानी निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। और अब देखो ये बड़े पत्थर किससे संबंधित है, देख लो, याद कर लो, बनाई थी ना हमने बिल्ली ये वाली और इसको बिल्कुल बी से काट दिया था। चॉपर चॉपिंग संस्कृति है यहाँ पर सोहन घाटी में। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सोहन घाटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ये कौन से काल से संबंधित जगह है, निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े प्रस्तर मिले हैं हमें, जिस वजह से यहाँ पर कौन सी संस्कृति है, चॉपर चॉपिंग संस्कृति, बिल्कुल करेक्ट। अब दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। सोहन घाटी याद रहेगी आई होप। उत्तर पश्चिम में पोटवार पठार में शंघाई केव। अब देखो शंघाओ केव, शंघाओ केव उत्तर पश्चिम में, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पश्चिम है। उत्तर पश्चिम में इधर यहीं पे बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर हमें मिलेगा यहाँ पर शंघाओ केव। तो भाई यहाँ पे हमने सोहन घाटी देखी थी ना, यहाँ पे देखी थी, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर आती है शंघाओ केव। एक मिनट कलर चेंज कर लें, यहाँ पर हमारा आ रहा है शंघाओ केव। यहाँ पे पोटवार का पठार है भाई, ठीक है, यहाँ पर पोटवार का पठार है, यहाँ पर शंघाओ केव है, ठीक है। ये पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में है, जो कि पोटवार के पठार के पास में है। ये जो स्थल है उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। शंघाओ केव का अर्थ क्या है, शैल। शंघाओ का मतलब क्या होता है, शैल, ठीक है। शैल क्या होती है, चट्टान। अब देखो पोटवार का पठार है, पठार के पास क्या होगी, चट्टान नहीं होगी भाई, है ना। तो शैल का अर्थ क्या होता है, चट्टान। तो चट्टान से बनी क्या थी, गुफा,
और यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, ओके, एक बार और समझ लेते हैं। शंघाऊ केव पोटवार के, हमारे पोटवार के पठार के पास है। पोटवार का पठार है तो चट्टान है, चट्टान से बनी एक गुफा है जहाँ पर लोग क्या सॉरी आदि मानव जो थे क्या करते थे, निवास करते थे। शंघाऊ केव, शंघाऊ केव तो गुफा ही हो गई ना। ओके, ये जगह है। अब हम चलते हैं दूसरे थर्ड पॉइंट पर, जम्मू कश्मीर में पहलगाम। अब ये जम्मू कश्मीर तो भाई हमारा ही है, ठीक है ना, इंडिया का ही है। ये रहा हमारा पहलगांव, पहलगांव यहाँ पे पहलगांव है, ये है हमारा जम्मू कश्मीर में पहलगाम। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में एक ही जगह है जहाँ पे पूरा पाषाणकालीन हमें ये स्थान मिले हैं। ठीक है, बाकी सारे हमें कहाँ पे मिले, जम्मू कश्मीर में एक ही जगह है ये, बाकी सारे हमें इधर मिले हैं ना, पाकिस्तान में। ठीक है, पहलगांव याद रहेगा, जम्मू कश्मीर में है। फिर आता है हमारा मारो प्यारो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में डीडवाना। तो राजस्थान की लोकेशन आपको पता होगी, राजस्थान की लोकेशन आपको पता होगी, है ना। ये रहा हमारा प्यारा राजस्थान, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे दीदवाना है, ये नागौर ज़िले में पड़ता है भाई। दीदवाना जो है हमारे नागौर ज़िले में पड़ता है। ये पूरा पाषाणकालीन जगह है। यहाँ पर क्या मिला है, हस्त कुठार मिले हैं, हाथों से चलाने वाले कुठार मिले हैं। यानी कि देखो ये पत्थर है, इसको हाथ में पकड़ के चलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हस्त कुठार बन जाएगा। ठीक है, और ये कितने वर्ष पुराने, 4 वर्ष लिख दिया, 4 लाख वर्ष पुराने। तो भाई देखो, तुम्हारे हाथों का दीदार किए 4 लाख साल हो गए, तुम्हारे हाथों का दीदार किए 4 लाख साल हो गए। तो भाई हाथों से बना हस्त कुठार, दीद से बना दीदवाना, तो कितना पुराना हस्त कुठार है, तो वो 4 लाख वर्ष पुराना है। ओके, और अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हमारे गुजरात के रतनपुरा में, गुजरात का रतनपुरा। ठीक है, अरे सॉरी, गुजरात की लोकेशन आपको पता होगी ना, ये रही हमारे गुजरात की लोकेशन, और ये रहा रतनपुरा। अब देखो भाई रतन मिल रहा है यहाँ पे, रतनपुरा। अब रतन होगा तो हमें रात को क्या नींद आ जाएगी क्या, बताओ, नींद आ जाएगी क्या नहीं आएगी यहाँ पे नींद। तो रतनपुरा गुजरात में मिला है, और यहाँ पर मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं इस जगह पर। अब देखो भाई गुजरात में रतनपुरा है। अब देखना भी हम कहाँ रखते हैं अपने रतन, घर में ही रख रहे हैं। ये आदि मानव कहाँ रखे, घर में रखे हैं। कोई बैंक खुला है क्या उस टाइम, नहीं खुला है, मजाक मत करो प्लीज़, नहीं खुला है। तो मानव आवास के साक्ष्य मिले हमें गुजरात में। तो अब देखो भाई गुजरात में वो अपने रतन संभाल के बड़ी मुश्किल से रात गुजारते थे। मानव जो थे वो आवास में अपने घरों में रतन छुपाकर बड़ी मुश्किल से रात गुजारते थे। गुजारते थे से बना हमारा गुजरात, क्या छुपाकर, रतन छुपाकर, रतन से बना रतनपुरा। कहाँ पर छुपाते थे, आवास में। तो हमें गुजरात के रतनपुरा में हमें मिले हैं मानव आवास के साक्ष्य। फिर आती है हमारी मध्य प्रदेश में भीमबेटका। तो ये भीमबेटका की गुफाएं तो सभी को पता ही है, यहाँ पर है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। आप ये मैप लर्न कर लेना, मेरे हिसाब से तो आपको लर्न नहीं होगा, मैप इंडिया का मैप है ना, स्टेट लर्न हो जिसमें, ताकि लोकेशन का अच्छे से पता रहे। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश में कालपी। कालपी वही जगह है निम्नपुरा पाषाण काल वाली, है ना, कि पूरे क्षेत्र पूरे भारत देश में मिले हैं, लेकिन गंगा यमुना दोआब में नहीं मिले हैं। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर कालपी। ये रहा हमारा पॉइंट कालपी का, 1 मिनट, यहाँ पे इधर है, इधर हमारा उत्तर प्रदेश ही है ना, सॉरी कालपी लिखना था। ये हमारा यहाँ पे कालपी। पूरे एरिया के अंदर, पूरे इंडिया के एरिया के अंदर हमें निम्नपुरा पाषाण से रिलेटेड हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, लेकिन गंगा यमुना के द्वार में नहीं मिले हैं। लेकिन एक यही जगह है कालपी जहाँ पे हमें निम्नपुरा पाषाण काल से संबंधित बड़े बड़े हस्तकुठार मिले हैं। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट में बेलन घाटी। बेलन घाटी भी बिल्कुल साथ में ही है, बिहार में, सॉरी यूपी में। ठीक है, ये इधर है बेलन घाटी।
ओके। यूपी में ये, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे हम। महाराष्ट्र में पाटन है, पाटन पटने है महाराष्ट्र में, और निवासा है महाराष्ट्र में। पटने, ये देखिए, अरे यार, पटने। महाराष्ट्र की लोकेशन तो पता ही होगी, गुजरात के जस्ट नीचे है ना, ये रहा यहाँ पर हमारा पटने। ओके। और इसी के जस्ट पास में क्या है, निवासा है। जस्ट पास में इसकी क्या है, निवासा। इधर पटने के पास में यहाँ पर है निवासा। ओके, इसकी डिटेल बता देते हैं आपको। ठीक है, अभी हमने बात की थी ना पटने वाली बात, शतरमुर्ग के अंडे पर हमें क्या मिले थे, रेखा चित्र मिले थे, वो पटने में मिले थे। और निवासा से हमें क्या मिलता है, निवासा से हमें मिलती है शीशे की चूड़ियाँ मिलती है, शीशे की चूड़ियाँ, जिन चूड़ियों के ऊपर शीशा लगा हुआ है, शीशे की चूड़ियाँ मिलती है हमें, ठीक है, निवासा से। और यहाँ से आटा चक्की भी मिलती है निवासा से, ठीक है। और ठीक है, रोमन शैली भी मिल रही है यहाँ से। ओके, ये वैसे जोरवे संस्कृति से संबंधित ही एक जगह है। जोरवे संस्कृति जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तब उसमें आएगा जोरवे संस्कृति। ओके, ये जगह याद रहेगी, पटने और निवासा। पटने से शतरमुर्ग के अंडे पर रेखा चित्र जो अंकित किए हुए हैं, और निवासा से आटा चक्की और शीशे की चूड़ियाँ मिली हैं। उसके बाद में आता है तमिलनाडु में अतीरपक्कम। तमिलनाडु में अतीरपक्कम, भाई अतीरपक्कम जो है सॉरी, वहाँ से हमें पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है। अतीरपक्कम से हमें पत्थर की कुल्हाड़ी मिलती है। ये रहा हमारा अतीरपक्कम, यहाँ पे है। अतीरपक्कम, तो पका पका के इन्होंने क्या बना ली, पत्थर की कुल्हाड़ी। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी अतीरपक्कम तमिलनाडु में है भैया। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी, उसके बाद में आ रहा है अतीरपक्कम के बाद में पलवरम। पलवरम भी हमारे इसी में आती है, तमिलनाडु में ही, इधर है। अतीरपक्कम यहाँ था, सॉरी यहाँ था, और यहाँ पे हमारा पलवरम है, पलवरम। ठीक है, पलवरम। और क्या रह गया, टेरी समूह। पलवरम और टेरी समूह। टेरी समूह भी यहीं पे है बिल्कुल, इधर यहाँ पे 1 2 और ये लास्ट में ये रहा 3, ये तमिलनाडु में ही है। यहाँ पे पलवरम और यहाँ पे अतीरपक्कम। तो ये यहाँ से तो हमें क्या मिला है, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। पलवरम से हमें मद्रास संस्कृति का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। मद्रास संस्कृति का हमें साक्ष्य मिलता है। सबसे पुराना पलवरम, सबसे पुराना पुरापाषाणकालीन जगह है। सबसे पुरानी पुरापाषाणकालीन जगह कौन सी है, पलवरम। ठीक है, और टेरी समूह जो है, यहाँ से हमें कृषि, मृदभांड और आवास के हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। कृषि, मृदभांड और आवास के साक्ष्य मिलते हैं टेरी समूह से। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बनाकर लोग रहते थे टेरी जगह पर, यहाँ पर ग्रुप बनाकर रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर आके कृषि करते थे। कृषि जब हो जाएगी तो उनको वो अनाज रखने के लिए कोई ना कोई जगह मतलब कि सामान चाहिए होगा, तो वो मिट्टी के बर्तनों पे रखते थे। अब कृषि की देखभाल करनी है तो घर भी वहाँ पे होंगे, तो टेरी समूह से आप समझ ही गए होंगे। जो टेरी समूह है वो यहाँ पर आकर रहता, कृषि करता,
कृषि से जो हमें अनाज मिल रहा था उसको मृत भांडों में रखता और आवास रहता ही था। तो 3 चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं। पल्लवरम सबसे पुराना हमारा प्राचीन स्थल है और अतिरपक्कम से हमें मिलती है पत्थर की कुल्हाड़ी। आई होप आपको ये पूरे के पूरी जगह याद होगी। अगर याद नहीं हुई तो एक बार रिवाइज कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।